सिविल सर्विसेज में स्विच करने का आपने कैसे डिसाइड किया? एक दो सिविल सर्वेंट से मुलाकात हुई थी एंड देन माई आईज ओपन टू दिस न्यू फील्ड. आई वॉज अनअवेयर अबाउट इट. फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं मेंस पे गया एंड मेंस में लाइक यू नो द फॉर्मेट, तो जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें हिंदी पेपर में मैं 2 नंबर से फेल हो गया. दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग. 12th मार्च को ये आया था रिजल्ट की स्कोर आया था कि मैं फेल हो गया उसमें. बट 16th मार्च को माई मदर वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर. तो उन 1-2 दिनों ने मेरा पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया. सिंस देन फिर मैंने जो अपने अटैम्प्ट दिए बहुत ही मतलब रिलैक्स्ड माइंड से दिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लाइफ इज़ मच मोर बिगर. आई जॉइन द सर्विस एंड आई गेव 1 more attempt. Then I got 280 rank and then I got selected in Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes, in which I am currently serving. क्या आपको रेवेन्यू सर्विसेज का थोड़ा आइडिया था एंड डिड दैट परसेप्शन चेंज वंस यू जॉइन द सर्विसेज? It advertises around 26 services in that, but generally लोगों को इन लोगों में मैं भी आता हूँ तब इनिशियली आपको IAS, IFS, IPS इन्हीं का पता होता है जनरली, IRS मैक्सिमम. IAS एंड IRS ये सर्विसेज के नेचर में क्या फ़र्क आ जाता है? ये रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट से है. जो IAS है वो प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो वो दोनों थोड़ा सा अलग हैं बट अल्टीमेट एम तो सेम ही है, हेल्पिंग द नेशन ग्रो एंड टू सर्विंग पीपल. एंड सर रेवेन्यू सर्विसेज को क्वाजी जुडिशियल सर्विसेज भी कहते हैं. व्हाई इज इट सो? क्योंकि आपके पास एडजुडिकेशन पावर है. लोगों की ऐसे कंसेप्शन रहते हैं कि हाँ जी 9 to 5 चाहिए तो सरकारी नौकरी का जो क्रेज. दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन. आज की डेट में जितनी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब में है वो आई थिंक पहले मैंने करा नहीं है बट पहले मैं भी आप ही की तरह सुनता था ये. That's not the case. You are answerable 24/7. We are answerable. We are on calls. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे. मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज के इस पॉडकास्ट के सेशन में हमारे साथ बैठे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो किसी समय पर आप ही की तरह एक एस्पिरेंट थे और आज वो सर्व कर रहे हैं एज डिप्टी कमिश्नर इन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज. सो आई वेलकम श्री सुमित भाटिया सर. सर, a very warm welcome to you. और I hope. Thank you चंदन जी. It's a pleasure to be here. थैंक यू सो मच सर. तो सर के बारे में थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. करंटली सर सर्व कर रहे हैं एज डिप्टी कमिश्नर इन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस एंड इससे पहले सर ने काम कर रखा है GST पॉलिसी विंग इन नॉर्थ ब्लॉक में. बेसिकली जब GST को लागू करना था जो टीम थी जो उस पॉलिसी को एक तरीके से क्रिएट कर रही थी, बिल्ड कर रही थी, तो उसमें सर contributed a lot, and before that sir has even had the experience of corporate world and some association with certain NGOs too. and इसी के साथ साथ सर ने MBA कर रखी है in finance from a very reputed college that is नारसी मुंजी. तो सर सबसे पहले आज के हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट बैकग्राउंड वहाँ पर आपका एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड MBA की बैकग्राउंड है आपकी, तो वहाँ से सिविल सर्विसेज में स्विच करने का आपने कैसे डिसाइड किया, उसकी थोड़ी कहानियाँ प्लीज़ बताइए. एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद आई ग्रेजुएटेड इन 2007 फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़. तो वहाँ पे जनरली यही ट्रेंड था, इधर यू गो फॉर एन MBA और यू गेट प्लेस्ड. तो MBA का तब मेरा मन नहीं था तो आई सैट फॉर प्लेसमेंट्स एंड आई गॉट प्लेस्ड. इनिशियली मैंने वहाँ से प्लेसमेंट के बाद कैपिटल IQ एंड देन KPMG में 1.5 साल काम किया, 1.5 साल करीबन. बट इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था. तो दो द लर्निंग वाज वंडरफुल, ऐसा नहीं था. तब क्या हुआ कि माय फैमिली बिजनेस, मेरे पेरेंट्स का अपना बिजनेस है, उनको मेरी थोड़ी ज़रूरत थी एज माय ब्रदर वाज अब्रॉड फॉर सम वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन. तो देन आई स्विच्ड. तो मैं अपने पेरेंट्स के बिज़नेस में थोड़ी मदद कर रहा था बट आई वाज श्योर कि पेरेंट्स के बिज़नेस में भी वो इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था, मुझे आगे कुछ और तो करना ही है. सो व्हेन माय ब्रदर रिटर्न तो साइड बाय साइड में MBA के एग्ज़ाम्स दे रहा था, CAT, GMAT ये सब. तो पहले तो मेरा एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स के लिए हो गया एंड आई गॉट फुल स्कॉलरशिप सिडनी यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के मास्टर्स के लिए. बट दिस वाज बैक इन 2009. सो एज वी वर टॉकिंग बिफोर कि तब थोड़ा सा इंडियंस के अगेंस्ट वहाँ हेट क्राइम्स का सीन था. सो माई पेरेंट्स वर अ लिटिल कंसर्न्ड एंड दे सेड आप इंडिया में ही कहीं पे करें. लकीली आई वॉज एबल टू क्रैक NMAT एंड देन आई जॉइंड मास्टर्स इन NMIMS मुंबई एज यू सेड. फिर वहाँ पे 2 साल बहुत एक्साइटिंग थे, बहुत लर्निंग थे. आई वॉज पार्ट ऑफ कोर फाइनेंस MBA. काफ़ी अच्छा चला वो. हमारे साथ साथ एक कोर्स चलता था वहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, जहाँ पे बेसिकली NGO ओनर्स आते थे सारे. तो नॉट एवरीबडी इज़ एज ब्लेस्ड लाइक यू एंड मी, और हर एक को फॉर्मल एजुकेशन मिलती नहीं है.
तो उनकी मैथ्स इतनी वीक थी कि वो बेसिकली कई लोग तो काउंट भी नहीं कर पाते थे या सब्ट्रैक्शन या अपने अकाउंट्स नहीं रख पाते थे. एंड एज़ यू नो किसी भी फील्ड के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है. गणित तो मतलब हिसाब बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, चाहे NGO कॉर्पोरेट कहीं पे भी. तो मी एंड अ फ्रेंड वी यूज़ टू टेक देयर एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर दैट. तो वो करते करते इतना इंटरेस्ट आया कि आई डिड माई इंटर्नशिप देयर इन अ NGO ओनली इन धारावी. एंड देन आफ्टर सेकेंड ईयर ऑल्सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट एंड फिर मैं वहाँ पे ही थोड़ा वॉल्टियर वर्क कर रहा था विमेन डेवलपमेंट की फील्ड में. तो उसी दौरान एक्चुअली मेरी एक दो सिविल सर्वेंट से मुलाकात हुई थी. एंड देन माई आईज ओपन टू दिस न्यू फील्ड. आई वॉज अनअवेयर अबाउट इट. फिर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में पढ़ा. देन आई केम बैक टू राजेंद्र नगर एंड देन आई स्टार्टेड अगेन माई जर्नी एज अ स्टूडेंट. ओके, ठीक है सर. इसमें जब आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो उसमें हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड यू गिव एंड अल्टीमेटली फाइनली आपको IRS, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये कौन से अटेम्प्ट में जाकर हासिल हुई? ओके, तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो काफ़ी चेंजेस देखे थे क्योंकि 2012 में मैं आया था तो फॉर्मेट चेंज हुए जा रहे थे. तब CSAT पीछे इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 से 2 ऑप्शनल हुए थे, वो GS के पेपर बड़े थे. फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं मेंस पे गया एंड मेंस में लाइक यू नो द फॉर्मेट, तो जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें हिंदी पेपर में मैं 2 नंबर से फेल हो गया. दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग एंड मेरे मेंस के पेपर चेक भी नहीं हुए. बट उसके पीछे एक ये स्टोरी आई कि आई स्टिल रिमेंबर 12 मार्च को ये आया था रिज़ल्ट की स्कोर आया था कि मैं फ़ेल हो गया उसमें. बट 16 मार्च को माई मदर वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर. तो उन 1-2 दिनों ने मेरा पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया कि लाइफ इज़ सो फिकल और मैं इतनी छोटी चीज़ों के पीछे क्यों परेशान हो रहा हूँ. सिंस देन फिर मैंने जो अपने अटैम्प्ट दिए बहुत ही मतलब रिलैक्स्ड माइंड से दिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लाइफ इज़ मच मोर बिगर. देन माई फोकस बिकेम मोर. सो इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट 561 रैंक. आई वॉज सेलेक्टेड इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस. I joined the service and I gave one more attempt. Then I got 280 rank and then I got selected in Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes, in which I am currently serving. Then I again wrote an attempt. After that I only used to fill foreign services क्योंकि मुझे सीट वेस्ट करने का शौक नहीं था कि अगर मैं कोई सर्विस दोबारा भरूँ और वो मैं ले लूँ पर मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगा. The next attempt I got 166 rank और उस साल I think foreign services closed at around 160-161. And then one more attempt I wrote. This was along with the training which was going on for revenue services. One more attempt which I wrote, I got 391 rank. Again, foreign services nahi mila. So by then I was placed in Ratlam and I started my service only. So then I started enjoying the service and I was very happy where I was. दैट्स रियली नाइस सर. सर इसमें बहुत से लोगों को ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस या फॉर दैट मैटर अदर देन IAS IPS बाकी सर्विसेज के बारे में इतनी नॉलेज ही कई बार नहीं होती. एंड उस रिगार्ड में सर आपने जब प्रिपरेशन की थी तो क्या आपको रेवेन्यू सर्विसेज का थोड़ा आइडिया था एंड डिड दैट परसेप्शन चेंज वंस यू जॉइन द सर्विसेज? यू आर वेरी राइट. एक्चुअली UPSC जो CSC एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, it advertises around 26 services in that. But generally लोगों को मैं भी आता हूँ तब इनिशियली आपको IAS IFS IPS इन्हीं का पता होता है जनरली, IRS मैक्सिमम. तो मेरे को भी धीरे धीरे वहाँ जब राजेंद्र नगर में था एंड देन फर्स्ट वंस आई क्लियर्ड और मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी तो मुझे बाकी सर्विसेज के बारे में आइडिया होने लगा कि इंडियन जैसे रेलवेज़ की ही 3-4 सर्विस होती हैं. इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, देन आपकी पुलिस की जैसे इंडियन पुलिस सर्विस होती है, ऐसे ही UTs के लिए दानेप और दानेक्स होती हैं. ठीक है. देन आपकी अकाउंट्स की और सर्विस होती हैं, ऑडिट की सर्विस होती हैं, कॉर्पोरेट लॉ की सर्विस होती है. रेवेन्यू इज़ इन 2, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाइक आई एम इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो वो धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस आया एंड आई गॉट टू नो दीज आर वंडरफुल सर्विसेज एंड दे आर डूइंग देयर ओन बिट इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशन. ओके, दैट्स रियली नाइस सर. इसमें सर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आपने बताया वेयर यू आर सर्विंग, तो इसमें हमारी शुरुआत कैसे होती है एंड व्हाट इज़ द टॉप पोस्ट दैट अ कैंडिडेट कैन रीच इफ ही क्लियर्स द एग्जाम एट अ वेरी यंग एज? So if a person clears it at a very young age like 21, so the first thing he'll be a probationer and then posted as an assistant commissioner. Then he'll rise to the rank of deputy commissioner, followed by joint commissioner, additional commissioner, principal commissioner, chief commissioner, and so on. And maximum he can go to the rank of secretary. Okay. In Government of India.
ओके, दैट इज़ लाइक जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी जिस तरह से रहते हैं हाँ, उसी प्रकार कैन से। बिकम दैट, लाइक ही कैन बिकम द चेयरमैन इन आवर सर्विस, एंड देन इट्स ऑल कि आप की एम्पैनलमेंट हो गई है आप फिर, देन इट्स नॉट अ लीनियर ग्रोथ, देन वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कैसे कब क्या वैकेंसी है आपकी, कितनी सर्विस रहती है एंड आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो देन यू कैन बिकम। इसमें सर जैसे आपने बताया कि 21 ईयर्स की एज में मान लो अगर कोई कैंडिडेट क्लियर करता है एग्ज़ाम, तो ट्रेनिंग पीरियड कितना लंबा चलता है जिसके बाद वो वन डिप्टी एंड कमिश्नर? हाफ ईयर्स होता है रफली। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2015 बैच का हूँ, तो मैंने 28 दिसंबर 2015 को ज्वाइन किया था, ठीक है। एंड आई वाज पोस्टेड इन द फील्ड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑन 17 अप्रैल 2017। तो ऑलमोस्ट वन एंड ओके, हाफ ईयर्स की ट्रेनिंग थी, थोड़ा सा लेस थोड़ा सा मोर डिपेंडिंग का तो इधर उधर। ये बाकी सर्विसेज के मतलब कंपेरेबल है और यस इस? यस, इट्स अ ओके। कंपैरेबल ट्रेनिंग आपकी। अब पहले हमारी ट्रेनिंग तो फरीदाबाद एंड हैदराबाद में, क्योंकि हमारा बैच वाज लाइक 160 170, तो स्प्लिट करके हाफ हेयर हाफ देयर एंड देन वी स्विच्ड इट। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनका नया कैंपस पाला समुद्र में, बैंगलोर से आई थिंक 120 किलोमीटर्स दूर खुला है। इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस, आई थिंक मोर देन 300 एकर्स, ब्यूटिफुल कैंपस दे हैव मेड। तो अब वहाँ पे होती है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे पहले क्या था, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी 15 में, तो जीएसटी तो नहीं आया था, तो सेंट्रल एक्साइज की भी हमने ट्रेनिंग करी, हमने सर्विस टैक्स की भी करी, और हमने कस्टम्स की भी करी, और साथ में जीएसटी की भी करी, क्योंकि जीएसटी आने वाला था। ठीक है। अभी भी कुछ पार्ट में सेंट्रल एक्साइज की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि कुछ चीज़ों पे सेंट्रल एक्साइज है। सर्विस टैक्स की जनरली कम है, बट अभी भी हो सकती है, हो रही हो, क्योंकि लेगेसी मैटर्स हो सकते हैं, और अगर आप फील्ड में जाओगे तो लेगेसी मैटर्स भी तो आपको हैंडल बिल्कुल करने सर। हैं। एंड ऑब्वियसली जीएसटी की तो फुल फ्लेज ट्रेनिंग होगी। एंड देन ट्रेनिंग में आपको जितनी भी आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके साथ आपका काम पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टम्स में पोस्टेड हैं तो आपका कोस्ट गार्ड के साथ लिंक पड़ सकता है, नेवी के साथ लिंक पड़ सकता है, आईटीबीपी के साथ लिंक पड़ सकता है, बीएसएफ के साथ लिंक पड़ सकता है। तो उन सब के साथ भी आपके टेन्योर्स होते हैं थोड़े थोड़े, सो दैट देयर इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्विसेज। तो अलग अलग अटैचमेंट्स एक तरीके से आपकी यस, अलग चलती अलग हैं। अटैचमेंट्स एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि बीएसएफ तो बॉर्डर पे ही होगी। जी सर। आईटीबीपी, जैसे मेरी आईटीबीपी की ट्रेनिंग लद्दाख में हुई थी वहाँ पे, तो ऐसे अलग अलग आपकी वो होती हैं। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही सर आप कितनी जगहों पे आपने घूम लिया था एक तरीके से अगर हम बात करें? काफ़ी जगह मतलब ट्रेनिंग हो गई थी, नॉट ऑल द सिटीज़ बट पैन इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने काफ़ी कवर करा था। फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू मदुरई टू कच्छ के पास भी ट्रेनिंग हुई है हमारी, टू नॉर्थ में मुझे पता है लद्दाख तक गए हुए हैं। तो या आई थिंक इट कवर्स अ लॉट एरिया। एंड इसमें सर आई गॉट अ चांस टू हैव अ डिस्कशन विद एन आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने बताया था कि जब उनकी आईपीएस में ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग के दौरान हवलदार को कैसे बिहेव करना चाहिए और हवलदार के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, इंस्पेक्टर के क्या रहते हैं, एसएचओ के क्या रहते हैं, ऐसे ग्रेडेड वे में उन्हें फिर अल्टीमेटली डीएसपी या एसीपी बनाया जाता है। तो रेवेन्यू सर्विसेज में भी इस तरह की कुछ एनालॉजी है या देयर इज़ अ डिफरेंट वे यहाँ पे? ट्रेनिंग में जब आप बेसिकली अलग अलग उसकी जाते हो ट्रेनिंग पे, चाहे सेंट्रल एक्साइज या उसके अटैचमेंट में, तो आपको सबका काम सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक आपको नीचे वालों का काम समझ नहीं आएगा तब तक आप उसके ऊपर मॉनिटर कैसे कर पाओगे। जी। बट स्पेसिफिक अगर कोई मैं बोलूँ कि एक हफ़्ता ऐसी ट्रेनिंग है, एक हफ़्ता वो नहीं है, बट हर हर स्पेसिफिक सेक्टर में आपको सारा काम देखना पड़ता है, तो धीरे धीरे यू मॉनिटर इट ऑल। तभी आप बेसिकली प्रोबेशनर होते हो ट्रेनिंग में, सो यू लर्न एवरीथिंग एज अ प्रोबेशनर। ठीक है। एंड सर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आई हैव सीन दैट बहुत सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड आईआरएस ऑफिसर्स दे अल्टीमेटली मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। पिछले कुछ सालों में ट्रू। ये ट्रेंड काफ़ी नज़र आ रहा है। तो ये क्या ट्रेनिंग में कुछ अलग आप सीखते हो या इज देयर समथिंग एल्स? नहीं, एज़ यू नो इट चंदन, मतलब सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन में कुछ नंबरों का खेल होता है। जी सर। तो जो अब रेवेन्यू तक पहुंच गया, मुझे लगता है जो मेंस क्लियर करके या इंटरव्यू क्लियर करके वो लिस्ट में आ गया 1000 की, तो उनमें कैपेबिलिटी तो है ही है। बिल्कुल वो सर। कुछ नंबरों का खेल होता है, वो कई बार लक बोल सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत बोल सकते हो। सो व्हेन यू आर ऑलरेडी देयर तो थोड़ा पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, एंड इफ़ यू हैव क्रैक द एग्जाम ट्वाइस और थ्राइस, यू नो व्हाट इट टेक्स टू क्रैक इट। So then you just need to keep calm and then work it up again, and luck turns in your favor most of the times. ग्रेट। तो सर इसमें जैसा आपने भी बताया था कि करियर एक बार आप फील्ड में आते हो तो करियर प्रोग्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी इनिशियली तो मूवी से इंस्पायर होके या बचपने में हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ग्रेजुअली वी अटेन मेच्योरिटी, एंड जब हम फील्ड में जाते हैं तो एंटायरली एक अलग पर्सपेक्टिव हमें पता लगता है। तो आपके साथ ये कैसा हुआ था व्हेन यू एक्चुअली गॉट टू नो कि ओके दिस इज़ द
नेचर ऑफ सर्विसेज जो मैं पहले सोच रहा था और अब ये नेचर ऑफ सर्विसेज है जो एक्चुअली है? एक्चुअली क्योंकि इनिशियल मैंने सोचा था कि फॉरेन सर्विसेज के लिए ही मैं तैयारी करता था, तो मैं तो पहले वही सोचता था कि इट विल बी दैट मेजर कैपिटल सिटीज़ में रहना। बट देन इवन जब रेवेन्यू की करी तो बाहर से आपको लगता है कि दो इट इज़ लुक्रेटिव, बट जब अंदर आते हैं तो आपको पता लगता है कि इट इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कि आपके हाथ में अगर अथॉरिटी दी गई है कुछ चीज़ मदद करने की, या प्रॉपर्ली एडजुडिकेट करने के लिए, या रेवेन्यू कलेक्ट करने की, या अगर कोई इवेजन है उसको रोकने की, तो साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि वो आप सही तरीके से करेंगे। एंड वी आर हेल्ड अकाउंटेबल टू इट। देयर आर नॉर्म्स, प्रोसीजर्स, एवरीथिंग इन प्लेस। एंड ऑब्वियसली इन द नाउ इन द एज ऑफ सोशल मीडिया आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ता है। सो इट हैज़ बीन a learning experience for me also, but a very enriching experience, क्योंकि I get to serve and also I get to learn। चाहे वो पॉलिसी विंग में काम करना जैसे आप बता रहे थे, चाहे वो फील्ड में काम करना कस्टम्स में ड्यूरिंग कोविड इन तुगलकाबाद, जब मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिसिन सारी आ रही थी, इम्पोर्ट हो रही थी, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट Indian customs lost more than 200 officers during COVID period. Yeah. Because full-time work was going on and there were no holidays, nothing. So it was a tough but very satisfying experience also. Okay. तो सर जैसा आपने बताया कि जीएसटी के पॉलिसी विंग में आपने सर्व कर रखा है, तो उसमें सर थोड़ा मेरे को बताएंगे कि वहाँ पर एग्जैक्टली नेचर ऑफ वर्क आपका क्या था? यहाँ कोई जैसे अगर एक बार ट्रेन होके ऑफिसर वहाँ पे जाता है तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस समय पर? मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे गया था, विच वॉज द लोएस्ट हायरार्की देयर। तो आई वॉज इन द टीम ऑफ उपेंद्र गुप्ता सर, हु वॉज माई कमिश्नर, एंड रवनीत खुराना सर, हु वॉज माई जॉइंट कमिश्नर। तो जीएसटी पॉलिसी विंग वॉज सेटअप टू रिप्रेजेंट सेंटर फ्रॉम द पॉलिसी थिंक टैंक साइड। ठीक है, जो भी सेंटर की तरफ से पॉइंट्स जाने हैं वो वहाँ पे फॉर्मुलेट होते थे, बनते थे। देन इट यूज्ड टू गो टू लॉट ऑफ कमिटीज़ लाइक लॉ कमिटी एंड फाइनली जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड फाइनली टू द जीएसटी काउंसिल, जहाँ पे बेसिकली सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे। बट वो फॉर्मुलेट नीचे होते थे, उस पर सारी डिस्कशन होती थी, उस पर सारा ग्राउंड वर्क होता था, एंड देन चाहे वो उसके बाद जो भी फाइनल प्रोडक्ट हो वो ऊपर जाएगा। एंड ऊपर से भी जब फाइनल होके आता था फिर लॉ मिनिस्ट्री के साथ वेटिंग करा के उसको लीगल लैंग्वेज करेक्ट करना एंड गेटिंग इट पब्लिश्ड, मतलब पूरा जीएसटी लॉ बनाना वो पॉलिसी एंड से वहीं से हुआ। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक्स टू माय सीनियर्स आई गॉट टू लर्न अ लॉट, ऑल थैंक्स टू देम। तो सर इसमें सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिसी का बेसिकली मतलब होता है कि जीएसटी को जब इम्प्लीमेंट करना है तो उसके रूल्स क्या रहेंगे जिन्हें फॉलो करके हम एक तरीके से इसको लागू करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे, कहाँ पर कोई डिफ़ॉल्टर है और अगर कुछ एक पर्टिकुलर तरह का डिफ़ॉल्ट किया तो वो कैसे। क्योंकि आप देखिए कि 28 टैक्सेस वर बीइंग रिमूव्ड एंड सबस्यूम्ड इनटू वन। पहले अगर आपको एक स्टेट ऊपर से लेकर नीचे भेजना होता था, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कितने ऑक्ट्रॉय, कितने टैक्सेस, कितने अलग अलग लगते थे। अब एक ही वे बिल कटता है। तो सब स्टेट्स को लाना एक टेबल पे, देन सबके लॉज को मर्ज करके इंश्योर करना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही टाइप से फॉर्म भरा जाएगा, फिर कैसे उसकी इंस्पेक्शन होगी, क्या होगा, कैसे रिटर्न भरे जाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न भरेगा, क्या फॉर्म होगा, क्या क्या फील्ड्स होंगी, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो ये सब करवाना। सो दैट वाज अ मेजर पार्ट वाज डन बाय जीएसटी पॉलिसी विंग एंड आई वाज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन दैट। ग्रेट सर। इसमें ना एक मेरा क्वेश्चन और एक शायद काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जीएसटी को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो टैक्स तो बहुत अच्छा है, इसे गुड एंड सिंपल टैक्स भी कहा जाता है, बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सीन कि इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी जल्दबाजी में हुई, मिडनाइट सेशन रखवाया गया। तो उस लिहाज से सर हाउ डू यू सी इट कि ये क्या हर्ली बर्ली हमने केओस में इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की? टाइमिंग पे आई वोंट से एनीथिंग बिकॉज, बट आई विल से समथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। आई थिंक अगर आप परफेक्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करने का वेट करोगे तो वो कभी हो नहीं पाएगा। आई थिंक आप किसी भी लॉ को बनाते हो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को सोच के बनाया जाता है, ठीक है।
अब अगर उसमें कोई लूप होल्स फाइंड करता है या अगर कोई लूप होल्स हैं तो जीएसटी सच एन अमेजिंग टैक्स कि वो डेमोक्रेटिकली जो भी फीडबैक आता है उससे रेगुलरली इम्प्रूव करे जा रहा है। आज भी हर लॉ कमेटी में या जहाँ पे भी हमारे पास भी DGGI में अगर कुछ आता है तो वी सेंड अ नोट कि ये चीज़ इम्प्रूव करी जा सकती है, ये चीज़ हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड देन थ्रू प्रॉपर चैनल्स it goes and then it is reformed or a solution is given to us within due course of time. पर एक ही दिन में कहना कि जाके नहीं ये चेंज कर दो, दैट वोंट बी डेमोक्रेटिक बिकॉज देर आर प्रोसीजर्स फॉर एवरीथिंग और वेटिंग होती है हर चीज़ की, क्योंकि मेरे एंड से शायद ये चीज़ सही लग रही हो बट इससे शायद नेगेटिव इफेक्ट हो जाए 100 लोगों को, सो यू हैव टू डू अ बैलेंस बिटवीन दैट. आई थिंक इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्ट. आज़ाद इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म करना, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एंड ग्रेट थिंग. इसमें सर मेरा एक सवाल ये आएगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर को सोच के हम जीएसटी की पॉलिसी बनाते हैं, बट कुछ होते हैं चालू लोग जो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं तिगड़म, जिससे लॉज को बाईपास या ब्रेक किया जा सके. तो इसमें सर जब आपके पास कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर आपको पता है कि समथिंग इज़ फिशी, बट जैसा आपने बताया कि ऑफिसर को भी कानून के दायरे में ही रहना है, उनको अकाउंटेबल भी ठहराया जाता है, कि कुछ गड़बड़ है और ये मिसयूज़ हो रहा है पॉलिसी का, बट देर इज़ नो एक्सप्लिसिट लॉ कि जहाँ पर कुछ एक्शन आप ले सकें, तो उस केस में सर हाउ डू यू प्रोसीड या क्या प्रोसेस रहता है जिससे इसको ठीक किया जा सके? मोस्ट ऑफ द केसेस इन लाइक GST इंटेलिजेंस वी हैव इनफ डेटा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बिन डन ऑनलाइन, सारे रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल हो रहे हैं, तो अब हमारे पास डेटा इनफ होता है एंड वी कैन कैच एवेजन. थरो एनालिसिस से सब कुछ हो जाता है. बट अगर आपके क्वेश्चन को लें कि अगर हमें पता लगे कि कोई एक लॉ है जिसकी इंटेंशन को मिसयूज़ करा जा रहा है, तो देन वील ऑब्वियसली रेज द इशू हायर अप टू द पॉलिसी, टू द बोर्ड. इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट और फिर वो ड्यू कॉल लेते हैं कि क्या हमें इसको चेंज करवाना है नहीं करवाना है, क्योंकि कुछ भी GST लॉ में चेंज करने के लिए काउंसिल के पास जाना पड़ता है आपको ना. इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि हम सोच लेंगे. काउंसिल बैठती है रेगुलरली, तो फिर सो दैट्स हाउ वी अप्रोच इट. अगर हमें कुछ कमी लगती है तो हम अपने हिसाब से एक ऑब्जर्वेशन बना के ऊपर भेज देते हैं बोर्ड में एंड देन दे टेक एक्शन ऑन इट. तो बॉटम अप अप्रोच से Yes. आइडेंटिफाई किया जाता है Yes, इशू, एंड yes. फिर टॉप डाउन अप्रोच से न्यू पॉलिसी Yes, चेंज yes, होती yes, है. yes. ओके, सो देयर इज अ क्वाइट प्रॉपर स्ट्रक्चर Yes, टू yes, एड्रेस सच it's इश्यूज. there. ओके. और सर इसमें ना कई बार जैसे यूजुअली सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर आम जनता के मन में कई बार ये चीज़ें आती हैं, ऑल्दो आई बिलीव कि थिंग्स आर चेंजिंग एंड इन द राइट डायरेक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट अभी भी जैसे पब्लिक और जो कॉमन मैन है उसके बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं है, और ऐसा सोचा जाता है कि मे बी एट लोअर लेवल, मे बी एट मिडिल ब्यूरोक्रेटिक लेवल, कि लगता है कि चीज़ों को सॉल्व करने की जगह परेशान करने के लिए कई बार कुछ इश्यूज निकाले जा रहे हैं प्रोसेसेस में. तो क्या ये चेंज हो रहा है और इसके साइंस हमें कहीं नज़र आ रहे हैं कि व्हाट चेंज इज हैपनिंग? जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अब हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो नाउ वी आर नॉट रिलाइंग मच ऑन ह्यूमन इंटेल, especially in cases of evasion. We are relying on big data AI because everything is being done online, all the returns are being filed, so at least that human interaction is being cut. Secondly, there might be some cases of black sheep, उसके लिए रेगुलरली बिहेवियरल ट्रेनिंग कराई जाती है. एवरी ऑफिसर, इवन मी, I am also I also have to do behavioral training and Karam Yogi training every year, every quarter. It has to be done. Okay. In spite of that, if there are some cases of harassment or something, anything found, very strict action is and no nonsense policy is followed, where strict action is taken by the department. सर जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो ई गवर्नेंस को तो हमने देखा कि इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट. तो इसमें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑन अ राइज, एंड समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि एक टेक्नोलॉजी आ जाती है बट गवर्नमेंट उसको एम्ब्रेस करने में, अपने सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा सा लैग आता है, एक कि वो टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है. जैसे सोशल मीडिया हम देखें तो ये 2007-8 के पास शुरू हो चुकी थी, द कॉमन मैन वॉज यूजिंग इट. गवर्नमेंट ने इसको इनकॉर्पोरेट करने में आई थिंक 2013 के आसपास, 12-13 में इसको स्टार्ट कर दिया था. तो एआई में कुछ हम रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़, कि एआई जिससे हेल्प कर सके हमारे रेवेन्यू कलेक्शन को. पहले जैसे आपने सोशल मीडिया का कहा तो मैं एग्जांपल दूंगा. जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेकर, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर, हमारे चेयरमैन से लेकर, फाइनेंस सेक्रेटरी से लेकर, आर बोर्ड CBIC, everybody has their handle on Twitter.
दे हैव देयर ग्रीवेंस रिड्रेसल ईमेल्स एवरीथिंग. सो चाहे वो कस्टम्स हो या कुछ हो, कहीं पे आपका कुछ स्टक है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑलवेज टैग देम एंड देन एक्चुअली इट इज़ रिजॉल्व इवन इफ़ यू सेंड अ ग्रीवेंस मेल. टेक्नोलॉजी के लिए जो GSTN है, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क है, आई थिंक दे आर डूइंग a lot of a lot of running of numbers based on a lot of techniques they are doing. At the field level, we are not aware of that because we are able to see the front end of that system. But back end पे वो हमारे को बहुत रिपोर्ट्स मिलती हैं. I cannot share the reports, but हमारे को हज़ारों टाइप की रिपोर्ट्स मिलती हैं अबाउट ट्रेंड्स, कैसे टैक्स पेयर्स के ट्रेंड्स हैं, न्यू टैक्स पेयर्स का क्या हो रहा है पिछले साल से कंपैरिजन में, चेन पूरी जैसे ट्री स्ट्रक्चर दिखता है हमें, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन सी. ओके. एंड सर, जो आपने बिहेवियरल ट्रेनिंग के बारे में बताया, इसमें आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेनिंग किस प्रकार से की जाती है, दैट हाउ द ऑफिसर्स and other staff members they are trained regarding the behaviors? So it's a mixture of online and offline training. ऑनलाइन ट्रेनिंग कीप्स ऑन हैपनिंग रेगुलरली, वो तो हमारे पोर्टल पे ही होती रहती है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू लीडरशिप स्किल्स टू सॉफ्ट स्किल्स टू स्वच्छता, एवरीथिंग. एंड देन द सेम इज़ बीइंग डन एंड एन ऑफलाइन लोकेशन ऑल्सो इन आर कैंपसेस. जैसे नासिन हमारे कैंपसेस हैं, नासिन फरीदाबाद में हो गया या पाला समुद्रम में हो गया, तो वहाँ पे भी है. वो कम होती है क्योंकि पूरे सब ऑफिसर्स को बार बार बुलाना फील्ड से, इट्स हरक्यूलियन टास्क. तो ऑनलाइन ज़्यादा होती है, बट डेफिनेटली ऑफलाइन भी होती है. गॉट इट सर. सर, इसमें मैं ये अब जानना चाहूँगा कि जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इसमें एक फॉरेन अटैचमेंट्स को लेकर कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट इसमें जैसे आपने भी कुछ फॉरेन अटैचमेंट्स के साथ भी काम कर रखा है, सो यहाँ पर IRS सर्विसेज किस तरह से और क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है एक ऑफिसर को? स्पेसिफिकली एक तो जब आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपका हमारी अटैचमेंट जो हुई थी एक साइंसेस PO इंस्टीट्यूट के साथ पब्लिक पॉलिसी के लिए हुई थी पेरिस में. देन रॉटरडैम में कस्टम्स का हमने पोर्ट देखा था जहाँ पे ट्यूलिप्स बहुत वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं. एंड हमने ब्रसल्स में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स पे गए थे, वहाँ पे भी हमारे सेशंस थे. तो ये थी. लकीली जब मैं वहाँ था पॉलिसी विंग में, तो एक ब्रिक्स की एक QR कोड पे एक मीट आई थी रशिया में. आई वाज सेलेक्टेड टू गो फॉर इट. मी एंड अ बैचमेट ऑफ माइंड, वी वेंट फॉर इट. इट वाज अ 3-day कॉन्फ्रेंस, और वो कैसे QR कोड को यूज़ कर रहे थे. सो दैट वाज अ एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. बाकी यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपको WCO में काम करने को मिल सकती हैं कस्टम से रिलेटेड, और भी इसी से रिलेटेड आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. नॉट कंपैरेबल टू फॉरेन सर्विसेज, बट येस देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, यू कैन श्योरली गो देयर. ओके. एंड सर, यहाँ पर फॉरेन अटैचमेंट्स के साथ काम करते वक्त डिड यू फील कि इंडियन सिविल सर्विसेज को कैसे अपना थोड़ा नेचर को इवॉल्व करना पड़ेगा टू मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, या कोई डिफरेंस हमें फील होता है ग्लोबल ब्यूरोक्रेसी एंड इंडियन ब्यूरोक्रेसी में? एक्चुअली इट वाज जस्ट अ 3-day ट्रेनिंग फॉर मी. और बिफोर दैट इवन जब हम अपनी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के दौरान गए थे, वो भी एक 4-5 days का ही था. बट ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि वी वर लैकिंग इन एनीथिंग. आई थिंक वी वर इक्वल टू इट. बाकी एवरी कंट्री हैज़ देयर यूनिक चैलेंजेस. वी हैव सच अ बिग पॉपुलेशन, एंड जहाँ हम गए थे वो डेवलप कंट्रीज़ थी. वी आर स्टिल ट्राइंग टू कैच अप विद देम. So we have our challenges, but I think we are all up to it. एंड सर, इसमें जो QR वाली चीज़ आपने बताई, समटाइम्स बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की ना बड़ी छोटी सी सिंपल सी सॉल्यूशंस निकलती हैं, तो क्या ये QR वाली चीज़ कुछ उस तरह की थी कि? नहीं, वो थोड़ा टेक्निकल है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा. बट डेफिनेटली आप, इंडिया तो इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है. जैसे आप UPI ले लीजिए, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस, आप एक जूस की पेमेंट, एक कॉफ़ी की पेमेंट, एक सब्जी खरीदने, एक प्याज टमाटर की पेमेंट भी कर सकते हो. बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग एवरी डे. तो इंडिया तो आई थिंक इस मामले में बहुत आगे है. सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने भी, जब अब बहुत से एस्पिरेंट्स देखो IAS IPS की तैयारी करते हैं, एंड इसमें IRS बनने के बाद बहुत से एस्पिरेंट्स फिर ट्रेनिंग के दौरान दे ट्राई टू गिव द एग्ज़ाम अगेन, तो इसमें IAS एंड IRS ये सर्विसेज के नेचर में क्या फ़र्क आ जाता है, और क्या IRS इक्वली सेटिस्फाइंग रहती है, आपको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ वैसी मिलती हैं टू चेंज
lives of people? देखिए दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट सर्विस है. ये एक सेंट्रल सर्विस है, वहाँ पे आपको कैडर मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको हरियाणा कैडर मिला तो जनरली यू विल बी प्लेस्ड इन हरियाणा फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ, अनलेस आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे या डेपुटेशन पे कहीं चले जाएं, जॉइंट सेक्रेटरी बन के या सेक्रेटरी बन के. रेवेन्यू सर्विस इज़ अ सेंट्रल सर्विस, सो यू विल बी प्लेस्ड इन इंडिया इन एनी सिटी, टियर 1, टियर 2, टियर 3. तो वो जोन्स में डिवाइडेड होती हैं. हमारे यहाँ जैसे 21 जोन है, तो आप किसी भी 21 जोन में जा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक DRI या DGGI जहाँ पे मैं हूँ. यू कैन गो फॉर डेपुटेशन इन ED और एनी ऑफ दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CBI और NIA. सो यू कैन गो फॉर डेपुटेशन देयर ऑल्सो. या फिर आप CSS में जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम है वहाँ पे भी जा सकते हो एंड वर्क इन एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज़. इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं. यू कैन गो एट अ डेप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर लेवल. सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट से है, ठीक है. जो IAS है वो प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको ग्राउंड पे उस डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना है पूरा. हमें एक पर्टिकुलर एरिया में रेवेन्यू इंश्योर करना, या रेवेन्यू की चोरी ना हो या उनको ईजमेंट मिले हर चीज़ में. तो वो दोनों थोड़ा सा अलग हैं, बट अल्टीमेट एम तो सेम ही है, टू हेल्पिंग द नेशन ग्रो एंड टू सर्विंग पीपल. तो सर इसमें जैसे आपने जोन्स बताई, तो दीज जोन्स आर लाइक कार्डर्स इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट? नो, यू कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जोन टू दी अदर. okay, जैसे अगर मैं उज्जैन कमिश्नरेट में पहले पोस्टेड था तो वो भोपाल के अंडर आता था. भोपाल जोन, इंदौर कमिश्नरेट एंड इंदौर, एंड देन फर्दर उज्जैन में नीचे रतलाम. बट अब उसके बाद में जब पॉलिसी विंग आ गया तो वो जोन में नहीं था, मैं बोर्ड में पोस्टेड था. दैट वाज आउटसाइड ऑफ द जोन्स, बोर्ड में बैठे हो. अभी मैं DGGI एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ. इससे पहले जब तुगलकाबाद में था तो वो दिल्ली जोन में था. सो आई कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री. बट जनरली एक IAS या IPS ऑफिसर का एक होम कैडर होता है जहाँ पे उसको पोस्ट करा गया, उसी में घूमेगा अनलेस ही गोज फॉर डेपुटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे. एंड सर इसमें एक और चीज़ कही जाती है, जैसे IAS उन पर पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा रहता है, बिकॉज दे हैव टू डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ऑन डे टू डे बेसिस विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. जो सेंट्रल सर्विसेज रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज़ में भी पहले ऐसा थोड़ा कम होता था, बट आजकल वहाँ पर भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि लोकल MLAs दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द डिविजनल रेलवे मैनेजर्स एंड अदर ऑफिसर्स. तो रेवेन्यू में ऐसा कोई चेंज अभी आपको देखने को मिला इन फील्ड या अदरवाइज? इन माई एक्सपीरियंस, चाहे वो पॉलिसी में काम करा हो या कस्टम्स में जहाँ पे काफ़ी वैल्यूएबल सामान इंपोर्ट होता है, या फिर जहाँ एविएशन में जहाँ पे हम काफ़ी केसेस बनाते हैं, बिग केसेस, बिग नंबर्स, मेरे को आज तक कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया है. बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ अ सेंट्रल सर्विस, तो मुझे तो आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ है इसमें. आई हैव बिन गिवन अ फ्री हैंड विद इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विद इन द बाउंड्री सेट बाय लॉ टू डू माई ड्यूटी. एंड हायरार्की चलती है बिल्कुल आपकी कि यू आर अकाउंटेबल टू योर इमीडिएट बॉस एंड इट्स यस, बट ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट अप्रोच माई सीनियर्स आउट ऑफ टर्न. इफ़ आई नीड सम हेल्प आई कैन अप्रोच दैम, चाहे वो पॉलिसी विंग में हूँ, चाहे वो कस्टम्स में हूँ, या यहाँ पे हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरे ऊपर जॉइंट डायरेक्टर हैं, देन माई ADG इज़ देयर. बट इफ़ आई हैव एनी डाउट आई कैन गो टू माई ADG एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एनी थिंग. सो फाइल पे हायरार्की इज़ फॉर श्योर देयर, बट for any doubts or for any help I can obviously go anywhere. So that openness is there in yes the yes even to my chairman I can go. And sir, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर it is often said that IRS is a very perfect job as far as work life balance is concerned, कि ये आपको गवर्नमेंट सर्वेंट होने का एक सेटिस्फैक्शन भी देती है, जो एक प्रेस्टीज एसोसिएटेड होता है अथॉरिटी के साथ वो भी आपके पास होता है, एंड यू हैव टाइम टू गिव टू योर फैमिली एज वेल. तो इसमें आपने क्या अभी तक एक्सपीरियंस किया है? लकीली और अनलकीली मेरे पोस्टिंग सारी ऐसी रही हैं. जब इनिशियली मैं 9 जून 2017 को पॉलिसी विंग में पोस्ट हुआ तो 1 जुलाई से GST लागू होने वाला था. तो फर्स्ट 6 months आई डिडंट गेट अ हॉलीडे, 7 days a week वी वर वर्किंग. ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा ईज़ हुआ, थोड़ा थोड़ा ईज़ मतलब 6 days वर्किंग. ठीक है, फिर जब मैं कस्टम्स में पोस्ट हुआ तो तब क्या कहते हैं, कोविड हिट हुआ. तो हम लोग स्केलेटल स्ट्रेंथ पे काम करते थे. ठीक है ना, सबको नहीं बुला सकते, बट ऑनलाइन क्लियरेंसेस करने हैं. तो अगर मेरे पास नीचे 10 इंस्पेक्टर हैं तो एक इंस्पेक्टर उसका काम कर लेगा, है ना, ऑनलाइन सारे क्लियरेंसेस. 4 सुपरिटेंडेंट तो एक SIU कर लेगा, बट डिप्टी कमिश्नर तो एक ही होगा, तो एक आएगा ही आएगा क्योंकि काम करने. तो देन अगेन एंड काफ़ी टाइम तो हमारा 7 days वर्किंग था यहाँ पे, क्योंकि अगेन इम्पोर्ट रुकता नहीं है या एक्सपोर्ट रुकता नहीं है. ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे हूँ
केसेस यहाँ पे इंटेलिजेंस में, तो यहाँ पे कई बार रेड्स होती हैं या कई बार कुछ केसेस चल रहे हैं, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस कैन गो फॉर 36-48 आवर्स स्ट्रेट, तो वैसा हो जाता है. बट जनरली येस, इट इज़ फाइन. मतलब आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली ऑल्सो. जो मिलता है वीकेंड पे, कभी संडेज तो मिल जाता है, तो दैट आई एन्जॉय. अभी आप बातें कर रहे थे ना, तो पता नहीं मुझे ऐसे ना सुनाई दिया कि शायद नारायण मूर्ति एंड मे बी मिस्टर एल&टी चेयरमैन इज स्माइलिंग 90 hours. 90 आवर्स एंड 70 आवर्स. तो बहुत से लोगों की ऐसे ही कंसेप्शन रहते हैं कि हाँ जी 9 to 5 चाहिए, तो सरकारी नौकरी का जो क्रेज है. दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन. आज की डेट में जितनी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब में है, वो आई थिंक पहले मैंने करा नहीं है, बट पहले मैं भी आप ही की तरह सुनता था ये. That's not the case. You are answerable 24/7. We are answerable. We are on calls. चाहे वो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ़ोन डजंट स्टॉप रिंगिंग. क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं. कहीं आपका कोई कोर्ट केस है, कोई रेट लगी हुई है, कोई आपका केस चल रहा है, कहीं आपको कुछ रिपोर्ट देनी है, कुछ आपको कुछ और स्टडी करके बनाना है, तो यू जस्ट फाइटिंग ऑल द टाइम, फायर फाइटिंग. जी सर. सर कोर्ट केसेस का जैसे आपने बताया, तो वहाँ पर किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड इज़ के जुडिशरी काफ़ी आजकल एक्टिव है एंड पूरा अकाउंटेबल रखती है ऑफिसर्स को. तो उसमें एक ऑफिसर को कैसे खुद को टेम्परामेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए अपने आप को टू फेस दैट थिंग? आई थिंक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका प्रोसीजर पूरा है, सो देन यू आर सेफ. फिर कोई इशू नहीं है. क्योंकि जुडिशरी भी अगर आपके कहीं पे लूप होल है डॉक्यूमेंट्स में या आपके प्रोसीजर में, तो वहीं पे आपको वो पकड़ लेती हैं. तो आई थिंक अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग द लॉ, जो रूल्स सेट हैं, चाहे वो एक रेट के हों, चाहे वो अरेस्ट के हों या कैसे हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग इट, देन देयर इज़ नो इशू. ओके. एंड सर रेवेन्यू सर्विसेज को क्वाजी जुडिशियल सर्विसेज भी कहते हैं. व्हाई इज इट सो? क्योंकि आपके पास एडजुडिकेशन पावर है बेसिकली. जैसे आप शो कॉज दे रहे हो कि भाई आप क्यों नहीं, आपको इतना जमा करना चाहिए. उसके बाद जैसे मैंने यहाँ से शो कॉज दिया, तो वो कमिश्नरेट में जाएगा, जहाँ पे कमिश्नरेट में जो अथॉरिटी है वो इस पर जज करेगी, एडजुडिकेट करेगी. वो आपसे पर्सनल हियरिंग लेगी, उस बंदे को बुलाएगी, उसका पक्ष सुनेगी, ये एविडेंस है, उसको कुछ देना है, उसको भी ऑन रिकॉर्ड लेगी, फिर उसको पूरा स्टडी करके फैसला लेगी. तो जब आप एडजुडिकेशन कर रहे हो, तो एज अ जज एक्ट कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ क्वासी जुडिशियल. एडजुडिकेशन का काम स्टार्ट होता है कमिश्नर लेवल से? नहीं, जेसी लेवल पे भी होता है. जॉइंट कमिश्नर. हाँ, वो बेसिकली लिमिट्स डिराइव्ड हैं कि इतने तक जेसी है उसके ऊपर. वैसे डीसी, जेसी, इट्स देयर. एंड सर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के भी जीएसटी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि क्या फ्रिक्शंस आती हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में? नहीं, जनरली क्या होता है कि ताकि कोई एक टैक्स पेयर की दो जगह इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो, तो हम लोग चेक कर लेते हैं. देयर आर सम सिस्टम्स टू चेक इट ऑनलाइन भी, एंड वी चेक इट. अगर चल रही होती है तो वी कोऑर्डिनेट विद देम कि इधर दे विल कैरी ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन और वील कैरी ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन, ताकि टैक्स पेयर को भी दो जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह से उसका पूरा वो होगा इन्वेस्टिगेशन. तो वो हो जाता है उसमें. आई थिंक इतनी कोई इशू नहीं है. फेडरलिज्म का पूरा एक जीएसटी अपने आप में हाँ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म ओनली. हाँ, यस. एंड सर वी गॉट टू नो कि आपको थोड़ा क्लाइमेट रिलेटेड कुछ आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए. जब मैं मतलब क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हुए और काम करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया. एंड स्पेशली मेरे फादर को जैसे पेड़ लगाने का बहुत शौक़ है, जबकि वो हैं बिजनेसमैन, बट उनको ऐसे ये पेड़ लगाना वो बहुत टाइम से कर रहे हैं. हर बर्थडे पे चाहे हम वही करते हैं. तो 2018 में आई गॉट टू नो अबाउट दिस क्लाइमेट 2041 ऑर्गेनाइजेशन. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय सर रॉबर्ट स्वान. सो ही इज़ द फर्स्ट मैन टू हैव वॉक्ड बोथ द पोल्स. तो वो हर साल पहले आर्कटिक या एंटार्क्टिका एक एक्सपेडिशन लेके जाते थे, अराउंड 80 to 85 पीपल फ्रॉम अक्रॉस 27 to 30 कंट्रीज़, टू टर्न देम इनटू क्लाइमेट वॉरियर्स बेसिकली. वो वहाँ ले जाके ये दिखाते थे बेसिकली कि पोल्स की क्या हालत हो रही है, ताकि आप वापस जाके अपने यहाँ पे कुछ काम कर सको उसको रोकने के लिए. तो आई वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ आर्कटिक एक्सपेडिशन इन 2019. वी वेंट वाया नॉर्वे, वी वेंट to Svalbard, and then we boarded the National Geographic Explorer ship and we went till 82-83 degree north. और वहाँ से हमने excursions भी किए थे. And we were lucky enough to see amazing wildlife, जैसे polar bears देखे थे हमने, beluga whales देखी थी, humpback whales देखी थी. तो yeah, we were lucky enough to see that.
सो येस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और वहाँ पे जो लोग मिले, जो 85 पीपल थे फ्रॉम अक्रॉस रफली 27 कंट्रीज़, जैसे आई मेट द फाउंडर ऑफ लोनली प्लैनेट एंड मैनी अदर वंडरफुल पीपल। सो एक बहुत एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। एंड देन सो इस एक्सपीरियंस में मुझे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी मदद की। आई वॉज एबल टू रेज मनी फॉर इट थ्रू 3 PSUs। एंड इसके लिए मैंने उनके लिए काफ़ी क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स करे, जैसे उनको काफ़ी पेपर सबमिट करे, उनके लिए सेशंस लिए। सो या, एंड इवन बिफोर गोइंग मैंने 1 साल पहले से अराउंड 700 ट्रीज प्लांट किए थे, और 1 साल में उसमें 535 सर्वाइव कर गए थे। तो मैंने अपने पूरे ट्रिप को पहले ही कार्बन न्यूट्रल किया था, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और मैं खुद ही वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक फ़्लाइट में ही इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाता है, एक सीट पे 1 टन से ज़्यादा। तो मैंने पहले अपने पूरे ट्रिप को कार्बन न्यूट्रल किया था एंड एक्स्ट्रा करा था, उसके बाद मैं गया था। तो सर ये कब की बात है? 2019 आई वेंट इन जून। ओके, तो ये सर्विसेज के थ्रू आप नहीं, सर्विसेज के थ्रू नहीं, ये इंडिपेंडेंटली था। बट मैंने ऑब्वियसली लीव ली थी तब, एंड माय बॉसेस वर काइंड इनफ टू ग्रांट मी दैट लीव, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। तो सर इसमें एक ना यहीं से ना एक और पॉइंट मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, जैसे पेट्रोलियम और जीएसटी को लेकर भी कई ऐसे विवाद आ जाते हैं कि पेट्रोलियम को हमने एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, मोर ओवर हम थोड़ा ईवी की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्योंकि आप एक अलग पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में क्या चेंजेस या क्या रेवोल्यूशंस हो सकते हैं रिगार्डिंग इंडियाज़ कार्बन फुटप्रिंट एंड जो हम ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं वो, और जीएसटी का जो पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो इसमें किसी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पेट्रोलियम या और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो अब कब आएंगे जीएसटी में, ये तो एक मिनिस्ट्रियल लेवल कॉल होगी, वो एक फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर में जीएसटी काउंसिल लेगी, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। बट डेफिनेटली जैसे व्हाट्स दैट एथनॉल बेस्ड कार्स जो अब नहीं आ रही हैं, या फिर ईवी की तरफ मूव, ये डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। और कार्बन फुटप्रिंट के लिए इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, बट जैसे एफॉरेस्टेशन हो गई, या हमारा सस्टेनेबल यूज़ हो गया, या फिर स्पेशली जो वन टाइम प्लास्टिक्स हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं। जैसे मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे आप प्लास्टिक बॉटल्स ना रखें, आप यहाँ पे ग्लास में पानी पिलाएं, है ना, चाहे वो आरओ का वाटर हो। तो आप अपने एंड पे भी काफ़ी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बाहर खाना खाने जाते हैं, तो मेरे पास तो टिफ़िन में अपनी कटलरी होती है, तो वो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो 300-400 साल तक एनवायरनमेंट में रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो कई स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे आई थिंक सिक्किम में और कई जगह पे कम्प्लीटली बैन है। बट आई थिंक बैन की तो ज़रूरत है, बट जब तक हम खुद नहीं करेंगे, जैसे जब हम अगर मंडी जाते हैं, तो अगर हम अपना थैला खुद लेके जाते हैं तो हम ला सकते हैं सब कुछ, इतनी कोई हैसल उसमें नहीं है। पहले भी तो होता था, पहले जब पुराने ज़माने में लोग पेपर में पैक करके सब चीज़ें लाते थे, तब भी चलता था। या फिर जैसे अब आप देखिए कई विदेशी कंपनियां, जैसे जो हमारे लंगर में छाल के जो पत्ते होते हैं उसको करके बेच रही हैं, बैम्बू पैकिंग बेच रही हैं, जबकि ये तो इंडियन हिस्ट्री में कब से एंट्रेंच्ड है, हमारी हेरिटेज है। बट हम लोग वो थोड़ा प्लास्टिक की तरफ मूव कर गए हैं, मतलब पाइनएप्पल को भी प्लास्टिक में पैक करके ला के खाते हैं तो वो हम लोगों को थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सर इसमें अब द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू नो इज़ कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं वो उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ना ये एक डायलेमा आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने बताया कि आपके फादर बिजनेसमैन है, तो यू बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक घर में कल्चर डेफिनेटली रहा होगा। और आज की डेट में जो यूथ है हमारा वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी इंक्लाइंड है, एंड साथ में सोशल सर्विस भी कहीं ना कहीं करना चाहता है, नॉट सोशल सर्विस बट कंट्री को किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना चाहता है। और बहुत से बच्चे ना कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि क्या किया जाए। तो ये डायलेमा किस तरह से एक बच्चा सॉल्व करे या एक एस्पिरेंट सॉल्व करे, और हम खुद को कैसे परखें कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं? ये सवाल तो बहुत टफ है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, बट मैं दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही है कि आप एक बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे मास स्केल के लिए, और तब वो सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था पीछे, डायल 4242 करके एम्बुलेंसेस हैं, बॉम्बे से शुरू करी थी। उस बंदे की किसी क्लोज्ड वन की डेथ हो गई थी क्योंकि एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच नहीं पाई। ठीक है, देन इट गेव हिम द आइडिया एंड इंस्पिरेशन
कि मैं एक ऐसी एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। उन्होंने पहली बात तो उस एम्बुलेंसेस को डायरेक्टली हॉस्पिटल से कनेक्ट करा, ताकि जब वो उसके पास पहुँचे डॉक्टर से बात करके जो को क्रूशियल 15-20 मिनट हैं उसमें इनिशियल उसको कुछ दिया जा सके। सेकेंडली, उन्होंने एम्बुलेंस को बेस्ड ऑन ट्रैफिक डेटा सिटी में ऐसी जगह रखते हैं ताकि एंटायर सिटी इज़ एक्सेसिबल। ठीक है, आप रेड बस या किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर आप एक कोर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका आप सोल्यूशन एक यूनिक सोल्यूशन दे सकते हो, आई थिंक यू कैन बी अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर। एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमारे यहाँ पे इतना यूथ है, हमें तो जॉब जनरेशन करनी ही है। अब वो चाहे एक सिंपल चाय के ठेले से हो, चाहे एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। सिविल सर्विसेज में अगर आपका बेंट ऑफ माइंड है कि यू आर पैशनेट टुवर्ड्स सर्विंग, देन आई थिंक यू शुड कम एंड ट्राई फॉर इट। बाकी अगर आपको कोई आपके घर वाले बोल रहे हैं ये और बस आप भेड़ चाल में कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप अपने प्राइम ईयर्स वेस्ट कर रहे होंगे। जनरली लोग 21 से 26 में यहाँ पे होते हैं, एंड दीज आर द प्राइम ईयर्स फॉर मेकिंग योर लाइफ। तो ये थोड़ा सोच के करना है। आप जो भी करिए अपने आप फुल एफर्ट के साथ करिए। होना ना होना वो तो आगे आपकी किस्मत है, बट एटलीस्ट अगर आपने अपने फुल एफर्ट के साथ करा होगा, आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। और सेकेंडली, अगर आपने नॉलेज गेन कर ली है तो आप इस फील्ड में भी, जैसे आप ये ले लीजिए, यहाँ पे इतने सारे मेंटर्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, या ऐसा आप कितने सारे चैनल्स लॉन्च कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए आपकी फील्ड में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो। सो यू गो फॉर इट, एंड आई थिंक लक विल टर्न टुवर्ड्स यू। सर यहीं पर ना मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिविल सर्विसेज की बात हो गई, दूसरी चीज़ प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब्स को, एक तो हमारी यही मिथ बस्ट हो गई कि बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पे पैकेजेस पर हैं, स्टिल दे ट्राई टू गो फॉर सिविल सर्विसेज इन द होप कि शायद वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो डिमांडिंग जॉब्स तो गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं, तो प्राइवेट सेक्टर वालों को मतलब दोज हु आर ऑन द एज, तो हाउ शुड दे थिंक इन ऑर्डर टू मेक अ फाइनल डिसीजन, ताकि वो अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 100% देकर करें, और अगर उन्हें पता है कि हाँ प्राइवेट में अपना काम बढ़िया बनेगा तो। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे भी बहुत सर्व कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। इतनी सारी NGOs हैं, इतने सारे वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। आपको अगर सर्व करना है तो उसकी तो कहीं पे भी, मतलब यू डोंट नीड अ पोजीशन टू हेल्प योर नेशन, है ना। वो तो आप कर ही सकते हैं। चाहे मैं अपने घर की स्वच्छता रखूं, मेरे कॉलोनी की स्वच्छता रखूं, मेरे RWA की स्वच्छता रखूं, उसमें मैं क्या कहते हैं बायोमास प्लांट लगाऊं, या जो भी करूं, सोलर एनर्जी के लिए कुछ काम करूं, बच्चों को पढ़ाऊं। मतलब अगर आप करने पे आएँ, अगर आपके में मन है आपका करने का, तो आपको आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास बहुत हैं। ये कहना कि मेरे को जब एक पोजीशन मिलेगी या जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा एंटर तभी करूंगा, तो वो थोड़ा जमता नहीं है। सर इसमें जब आपने अपनी प्रिपरेशन फाइनली डिसाइड कर लिया कि मेरे को सिविल सर्विसेज में आना है, और प्रिपरेशन फिर आपने स्टार्ट की, तो उस समय आई थिंक 2015 बैच जैसा आपने बताया था, तो उससे पहले 12-13 वाले जो ईयर्स थे, दे वर वेरी टर्बुलेंट फॉर UPSC एस्पिरेंट्स, क्योंकि पैटर्न एक के बाद एक लगातार चेंज होता जा रहा था। तो एक तो यही चैलेंज आ गया, उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आपको फील हुए जिनको आपने फिर टैकल किया? हाँ, इनिशियली जब मैं 2012 में प्रेप शुरू करी थी तो CSAT भी आया था, फॉर्मेट चेंज हुआ था, 4 GS के पेपर हो गए थे, 2 से 1 ऑप्शनल हो गया था। पहले इनिशियली अटैम्प्ट में मैंने 2 ऑप्शनल दिए थे, तो पब एंड कॉमर्स दिया था, और उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में 1 ही हो गया था, तो फिर मैंने कॉमर्स रखा था। तो हाँ, चैलेंजेस काफ़ी थे। दे स्टार्ट फ्रॉम, सबसे इनिशियली स्टार्ट होते हैं जब आप प्रेप करना शुरू करते हो, तो मैं कैसे करूँ प्रेप, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या क्या पढूँ, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है। उसके बाद जब आप शुरू करते हैं प्रेप, तो फिर जब ये हो गया चलो ये पढ़ना है, मैं कितना पढूँ इसको, ये चैलेंज आता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शनल मैं कैसा लूँ, मैं आंसर राइटिंग कैसे करूँ, मैं प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, और मैं राजेंद्र नगर में रहता था, मैं वहाँ लाइब्रेरी में कुछ जहाँ दोस्त बने थे उनके साथ पढ़ता था। तो मैं बोलूँ कि अगर मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स में समझ आ गया था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे टाइम लगा, क्योंकि मेरी फैमिली में कहीं दूर दूर तक कोई सिविल सर्वेंट नहीं था, या मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जो सिविल सर्वेंट था जो मुझे गाइड कर सके।
तो मुझे तो जहाँ से भी जो सीनियर से गाइडेंस मिलती थी मैं लेता था उसको। अब मैं उसको सोच के अच्छा डिस्कस करके सब चीज़ों को तो नहीं मानता था, जो मुझे समझ आता था उनको मैं मानता था। कोचिंग मैंने ली थी। अब कोचिंग लो ना लो उससे मैटर नहीं करता है। आजकल ऑनलाइन इतना डेटा अवेलेबल है, क्योंकि 2012 में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, सब कुछ ऑनलाइन फ्री नहीं था। आज अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी डालूंगा। अगर मुझे इकोनॉमिक्स का या साइंस का या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आराम से उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जो मेरी एडवाइस रहेगी, आप जब इनिशियल आते हो तो जो पूरा सिलेबस है जीएस का, आप एक बार आराम से देखो उसको। और वो सिलेबस तो आपको हर रोज़ देखना है। आप कुछ भी पढ़ते हो आप उसको सिलेबस से रिलेट करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, तो जब मैं न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो मुझे दिमाग में घूमना चाहिए कि यार ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, वरना मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि मेरे को तो रिकॉल करना है ना पेपर में, तो हर चीज़ को मुझे सिलेबस से लिंक करनी है मेरे। चाहे वो कोई इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कोई पॉलिसी का आया हो, कोई कुछ भी चीज़ आई हो, कोई सोशल पॉलिसी आई हो, तो आप करोगे अच्छा वुमेन डेवलपमेंट में इस चैप्टर में डेवलपमेंट में आ जाएगा, आईआर में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो आप ऐसे करोगे। तो ये तो न्यूज़पेपर टाइप के हो गए। मैंने जो अपना ऑप्शनल चूज़ किया था वो मैंने दो चीज़ के बेसिस पे किया था। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हम उस ऑप्शनल के लिए जाएंगे जो बहुत इजीली, जिसका मटेरियल अवेलेबल है या जिसकी गाइडेंस अवेलेबल है, जो मैक्सिमम लोग जाते हैं, जैसे पबैड हो गया या और भी हो गए, पॉल साइंस, ज्योग्राफी। बट उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है, दे आर वंडरफुल सब्जेक्ट्स, कि जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ स्कोरिंग आपको खुद को डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा टफ रहेगा। क्योंकि जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा सा आप, अगर आप नंबर स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सब कुछ एवरेज आउट होता रहेगा। मैंने लिया था कॉमर्स क्योंकि मेरा एमबीए इन फाइनेंस था, मेरा बैचलर्स भी फाइनेंस में था। तो मुझे ये पता था कि अगर सिलेबस से हट के कोई क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टैकल इट, क्योंकि मैंने 4-5 साल फाइनेंस पढ़ा हुआ है। तो एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरा फाइनेंस है, मेरे पास अनकॉन्शियस माइंड में मेरे पास काफ़ी कुछ नॉलेज है उसमें। सो दिस इज़ हाउ आई चोज माई ऑप्शनल। जीएस की कोचिंग तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बुक्स तो वहाँ पे दे आर अवेलेबल प्लेंटी। खुद को लिमिट करना इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि चाहे राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो या ऑनलाइन हो, मतलब बुक्स आर अवेलेबल प्लेंटी। बट वॉट आई डिड वॉज NCERT's बेसिक्स पूरी कवर करी थी, एंड फिर ओवर एंड अबव उसके जो जो ज़रूरी था वो करा था। जैसे काफ़ी बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटिक्स के लिए हो गई, काफ़ी हो गई। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अप्रोच करा था। एंड जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा भी नहीं हुआ था, फिर सेकंड में हुआ, एंड देन स्लोली इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सर इसमें जैसे आपने ऑप्शनल का बताया, सो इट इज़ क्वाइट यूनिक चॉइस ऑफ ऑप्शनल इवन टुडे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी भी वही जो इजीली अवेलेबल मटेरियल गाइडेंस मिल जाए वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं। तो सर कॉमर्स जब आपने ऑप्शनल लिया, वहाँ पर मेरे हिसाब से एक चैलेंज ये आता है कि हम आंसर कैसे लिखें, कहाँ से इवैल्यूएट करवाएं, और अगर कोई थोड़ा आउट ऑफ द वे आ गया तो उसको कैसे टैकल करें। तो ये चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? हाँ, तो लकीली तब एक कोचिंग अवेलेबल थी रैंकर्स की, राधेश्याम सर थे वहाँ पे, एंड मैंने उनके साथ कोचिंग ली। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब उन्होंने गाइडेंस पूरी देते हैं। बाकी सीनियर्स भी थे, जैसे नितिन सिंघानिया जो आईएएस हैं, आई थिंक सर 13 बैच के 12 बैच के आईएएस हैं, अभी वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं। वो भी कॉमर्स से निकले थे, 50 रैंक थी उनकी, तो उन्होंने भी गाइडेंस दी थी मुझे। तो ऐसे ऐसे करके मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। और जब एक बार मैंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देखे थे तो मेरे को लगा था ये तो सॉल्वेबल है। अब जो उसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड है जिसमें सारे अकाउंट्स या कॉस्टिंग से रिलेटेड आते हैं, और एक थियोरेटिकल बेस्ड है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया। अब उसकी आंसर राइटिंग कैसे है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करी, कि जब मैं टेस्ट लिखता था तो सर चेक करते तो बताते थे कि यार नहीं, इसको ऐसे करना है, क्या चाहिए। तो वहाँ डेफिनेटली थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। बट आज की डेट में आई थिंक ऑनलाइन भी आप आंसर सबमिट कर सकते हो, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको कहीं जाके पढ़ाई करनी है देन ऑल्सो गुड, आपको घर के बैठ के करनी है देन ऑल्सो गुड, बट आपको थोड़ा लगना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट अ टफ एग्जामिनेशन इन द सेंस कि बहुत टफ सवाल आने वाले हैं, बट इट इज़ लाइक एन वेरी कंसिस्टेंट रहना होता है आपको। जैसे एक हार्ट बीट होती है, अगर फ्लैट लाइन हो गई तो बंदा गया, और बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो भी अटैक आ रहा है। तो कंसिस्टेंट आपको पढ़ाई करते रहनी है, कंसिस्टेंट धीरे 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 आपको हर रोज़ अपने ऊपर डेवलप करते रहना है। और जब आप महीने 2 महीने बाद पीछे देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने डेवलप कर लिया, चाहे मंजिल दूर होगी बट आपने पीछे से तो काफ़ी डेवलप कर लिया। सो धीरे 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 एंड यू कैन ईजिली क्लियर दिस एग्जाम देन।
सर ये कंसिस्टेंसी बनाने में कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती हैं, और जैसा ऑनलाइन का आपने बताया कि एक फ़ायदा तो है दैट वी आर एबल टू गेट एवरीथिंग व्हाइल सिटिंग एट होम, बट एट द सेम टाइम ये एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी बन बिल्कुल। जाता है। तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन तो नो डाउट बहुत है आज की डेट में। मैं इसको सिंपली ऐसे देखता हूँ कि जैसे आपको अपने मैन आवर की वैल्यू लगानी होगी। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे इंस्टा हो गया, स्नैप हो गया, या एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, या और भी आप कौन सा यूज़ करते होंगे? कुछ तो यूज़ करते होंगे कभी। यूट्यूब, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इंस्टा। चलो इंस्टा पे आप आर्ली कितना दिन में कितने आवर्स करते होंगे? 2 घंटे तो 2 घंटे, हो ठीक है, जाते तो 60 घंटे हो गए। ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी तो इंस्टा फ्री है, हैं। सपोजिंगली इंस्टा पर मंथ 1000 रुपये चार्ज करे तो आप यूज़ करेंगे? कम हो कर जाएगा। लेंगे, चलो कर लेंगे। 2000 रुपये करें, करेंगे? चलो ठीक है, 3000 रुपये करें। कोई एक लिमिट आएगी, सपोजिंगली 4000 रुपये। आप कहेंगे कि नहीं अब मैं नहीं करता, या 5000 रुपये, 10,000 रुपये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 60 घंटे यूज़ कर रहे हैं, आपका पर आवर क्या कॉस्टिंग मानते हैं आप आपकी 1 घंटे की? कंजर्वेटिवली बताइए, आप अपना 1 घंटा किसी को देते हैं तो उसकी आप क्या कॉस्ट मानेंगे कंजर्वेटिवली? 1,000, 2,000। 1,000, 2,000, तो 60 घंटे के 60,000। हम्म। तो अगर आप 10,000 रुपये पे करना रोकना चाहते हैं तो आपके पास महीने में 10 घंटे हैं इंस्टा को देने के, तो वो आप डिवाइड कर लीजिए 30 दिन में, तो वो आपकी लिमिट है, वो सेट कर लीजिए। टाइम की वैल्यू टाइम की हमें वैल्यू तो करनी आप ही की पड़ेगी। है, और स्टूडेंट की टाइम की वैल्यू और है, क्योंकि वो बहुत ही फॉर्मेशन ईयर्स हैं, है ना। नो डाउट वो ज़रूरी भी है आपको, क्योंकि प्रिपरेशन टफ है, तो आपको थोड़ा एक रिलैक्समेंट भी चाहिए, उसको थोड़ा रखिए। मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप कोई स्पोर्ट या कहीं कुछ भी डांस या कुछ भी आपका जो पैशन है, किसी का कुकिंग होता है, किसी का पेंटिंग होता है, या बाहर जाके वॉक करना, कुत्तों को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, कुछ भी आपका जो पैशन है, आप जाके उसमें स्पेंड करिए 1 घंटा, ताकि वो आपका माइंड भी फ्रेश होगा। डेफिनेटली ये करिए, एकदम कट तो नहीं कर पाएंगे, बट अपनी वैल्यू को लगा के आप वहाँ पे एक, आजकल तो ब्लॉकर्स आते हैं कितने, है जी ना, सर। आपको वो इंस्टॉल कराना पड़ेगा, बट खुद मत इंस्टॉल करना, क्योंकि आपको पासवर्ड पता होगा। किसी अपने और से परिवार वालों से किसी से इंस्टॉल करा लेना, वो आपको पासवर्ड देंगे नहीं। जी सर। तो यही तरीका है आई थिंक। तो सर इसमें जैसे आपने स्पोर्ट्स का बताया या आउटडोर एक्टिविटीज़ का बताया दैट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसमें अक्सर ना जैसे अभी इंटरव्यूज़ होने वाली हैं, बहुत से मेंस के कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू देंगे, तो कई बार वो हॉबीज़ को लेकर एक तो वैसे ही थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स एज अ हॉबी बहुत से लोग ऑप्ट भी करते हैं। तो सर स्पोर्ट्स आपने भी काफ़ी परसू किया है, यू टोल्ड मी अर्लियर, तो इसमें इसने आपकी प्रिपरेशन में किस तरह से वैल्यू ऐड की वो थोड़ा बताइए, और जिसको स्पोर्ट्स का इतना अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्या वो इस स्टेज पर आकर थोड़ा थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता है? इंटरव्यू के पर्पज़ से देखिए, मैंने भी ये लिखा था, और मैं तो स्पोर्ट्स खेलता था, और मुझसे हम्म। क्वेश्चन भी पूछा गया था, मुझसे सर। पूछा गया था कि इंस्पायरिंग इंडिविजुअल कौन लगता है तुम्हें सबसे ज़्यादा? मैंने धोनी का नाम लिया था। ठीक है, 2013-14 की बात थी, द बिग फैन। मैंने बोला भाई क्यों ऐसा? तो मुझे लगा एक तो बंदा काम है, ही टेक्स इट टू द लास्ट मोमेंट, ठीक है, ही डजंट शो हिज कार्ड्स। दूसरा, यंगस्टर्स को चांस देते हैं, जैसे वो 2012 सीबी सीरीज़ में उन्होंने यंगस्टर्स को चांस दिया था, ठीक है। सुनती सबके हैं, वो सुनते सबके हैं, बट फॉलो अपनी दिल की करते हैं, एंड देन ही बैक्स इट टू द हिल्ट। आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और फाइनली गेम को गेम की तरह लेते हैं। यू कैन नॉट विन ऑल द गेम्स। हारने के बाद ये नहीं है कि ऐसा कर दिया कि बस द लाइफ एंड्स देयर, ऐसा नहीं है। और स्पोर्ट्स भी यही सिखाता है आई थिंक। जैसे मैंने जितना खेला है, चाहे वो बास्केटबॉल, बैडमिंटन, मैं अभी भी खेलता हूँ, हर रोज़ खेलता हूँ, आई थिंक हारने को फेस करना सिखाता है। एंड स्पेशली आज की दौड़ में, जब यंग बच्चों पे इतना सारा प्रेशर है, और कई बच्चे अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, इस दौरान में स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको एक काम, एक सेम्बलेंस देता है। इट टेल्स यू इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू लूज सम, यू विन सम। सेकेंडली, मैंने टीम स्पोर्ट्स ज़्यादा खेले हैं, तो उसमें आपको ये रियलाइज़ होता है कि नॉट एवरी डे यू आर द हीरो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कई बार बैक सीट लोगे, कई बार आप बेंच पे बैठोगे, है ना, बट व्हाट मैटर्स इज द टीम शुड विन, है ना। और टीम स्पोर्ट में ये भी रियलाइज़ होता है कि हर एक का अपना किरदार है ना। नॉट एवरी, जैसे बास्केटबॉल है, नॉट एवरीबडी कैन बी अ ग्रेट शूटर, नॉट एवरीबडी कैन बी 6'5" और वो सेंटर खेल रहा होगा, है ना। हर एक का अपना किरदार है। when everybody performs their role well, then only the team wins. तो ये सारी चीज़ें सीखी थी, एंड दिस इज़ व्हाट आई सेड इन द इंटरव्यू। सो या, और आपके सेकंड पार्ट का क्वेश्चन कि जिनको नहीं है वो अब
खेलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खेलें, बट इंटरव्यू के जब पीटी में वही चीज़ लिखें जो हॉबी वो करते हैं। अब वो चाहे आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, आप लिखें वही, क्योंकि अगर आप सच नहीं लिखेंगे तो आप 2-3 सवालों के बाद वहाँ पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। जब वो बैक एंड फोर्थ होगा या वो आपको पुश करेंगे आप कहाँ तक प्रिपेयर करके जाएंगे उसमें, तो ये इशू है। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हमें वहाँ हाँ बिल्कुल, तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अब आप बोलिए कि हाँ ठीक है, इतनी तैयारी में मैं व्यस्त था कि नहीं था मेरे पास टाइम, मेरी हॉबी यही थी, मैं खाली कॉमिक्स पढ़ लेता था, मैं या यूट्यूब देख लेता था, मैं कुछ भी देख लेता था, जो भी है आपकी हॉबी, कोई पतंग उड़ाना है, कुछ भी कर सकते हो, है ना, बट ऑनेस्टी तो रिफ्लेक्ट करेगी, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। बाकी सर ये बात सही कही आपने, स्पोर्ट्स जो एक लॉस को लेना सिखाती है, जो एक इमोशनल क्वेश्चन आपका बढ़ता है वो स्पोर्ट्स की, उसमें अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन रहती है। ऐसे ना एक बार एक इंटरव्यू ऐसे मैंने सुनी थी किसी की, जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि आज काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अभी भी जो हम कर रहे हैं दीज थिंग्स वर नॉट नोन फ्यू इयर्स बैक, और आज से 15-20 साल बाद जो होगा वो भी हमें नहीं पता कि क्या किस तरह की नौकरियां रहेंगी, जॉब्स रहेंगी। तो उसमें द लीस्ट दैट वी कैन टीच टू आर चिल्ड्रन एंड द यंग जनरेशन वो है द क्वालिटी ऑफ कीपिंग फॉरवर्ड। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत सेटबैक लगा भी है उसके बाद भी आप आगे चल पाए, आई तो थिंक स्पोर्ट्स। इसमें बिल्कुल डेफिनेटली, और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक रैट रेस में कि मेरा बच्चा सब कुछ कर ले, है ना, कि वो पियानो क्लासेस भी कर ले, हॉर्स राइडिंग भी कर ले, और ये कराटे भी भी सीख ले, कर और वो ले। सब में चैम्पियन बन जाए। बच्चे को तो बचपन एंजॉय करने देना चाहिए, बिल्कुल है ना। सर। तो उसमें आई थिंक पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इतना एक्सपोजर है, तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर तो है ही है। अगर दूसरी साइड से भी प्रेशर डलेगा तो ब्रेक डाउन का पॉइंट आ जाता है कई बार, अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक हम सबका रोल है इसमें। अब योगा इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर सकता है, जैसे योग, मेडिटेशन। तो अब हमारे तो प्रधानमंत्री जी इतने बड़े योगी हैं और वो इसको प्रमोट भी करते हैं, और मुझे भी बहुत शौक है योगा करने का। और आप देखिए कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सब योगा से बताते हैं कितने बेनिफिट हैं। अब चाहे वो आज के सब बच्चों के आइडल दिल्ली दोसांझ जी हो गए, वो योगा की कितनी बातें करते हैं। तो आई थिंक अगर ये चीज़ हम लोग, चाहे आपके माध्यम से, आपका इतना बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे, आपके माध्यम से भी अगर आप बताएंगे बच्चों को, चाहे 15-20 मिनट अपने पे ध्यान दें, योग करें, मेडिटेशन करें, तो उनकी लाइफ और उनकी क्या कहते हैं प्रिपरेशन दोनों बेटर हो जाएंगी। एंड सर अभी हमारा प्रीलिम्स 2025 25 मई को शेड्यूल्ड है इस साल। हमारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़। आई थिंक मैं जिस हिसाब से जाता था, मैं ये सोचता था कि आपको फ़नी लगेगा कई बार, कि मैं रिवीजन पूरी करता, जब मैं पेपर पहुंचता था मैं सोचता था कि अब मैंने पढ़ लिया है, अगर मुझे नहीं आता तो किसी और को भी नहीं आता होगा, तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में ही हमारा मुकाबला है। तो मैं वैसे करता था। बट प्रीलिम्स के बारे में ऑल जोक्स असाइड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे जो मॉक्स दिए जाते हैं उसका 2-3 पर्पस होते हैं। एक उसका पर्पस होता है कि जो मैं जनरली एक बुक पढ़ रहा हूँ और जो मैं मॉक में गलती कर रहा हूँ, जो मैं मॉक में गलती करता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहती है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होता है, हर एक बंदे की एक रेंज होती है। अगर कंसिस्टेंट पेपर आ रहे हैं तो किसी की रेंज होती है 60 की, फॉर एग्जांपल उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो वो 100 में से, खाली जीएस की बात कर रहा हूँ, 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके भी पेपर क्लियर कर सकता है। और जिसकी एक्यूरेसी कम है उसको शायद 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़े। तो जो मॉक्स का पर्पस है ना, वो रेंज फाइंड करना है, क्योंकि जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है वो कम ही करेगा, है ना। उसको पता है यार मेरे तो खाली 5-7 ही गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग कम होगी, तो मैं तो क्लियर कर ही जाऊँगा, क्योंकि 100 या 105 से ऊपर मेरे जीएस में आएंगे, मेरे बाकी सीसैट में इतने आएंगे, तो मैं क्लियर हो जाऊँगा। और जिसको पता है मेरी कम है वो 95-97, तो मेरी एक्यूरेसी कम थी, मैं जीएस में ज़्यादा अटैम्प्ट करता था। तो ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स थे जो 56, 57, 58 अटैम्प्ट करके जीएस में भी क्लियर किया, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी। 54 ठीक हो रहे हैं 58 में से, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये मॉक्स का पर्पस है। और अभी सबकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट काफ़ी हो चुकी होगी, अब रिविज़न करें, घबराने की बात नहीं है कि यार क्या होगा। वो कहते हैं ना कि क्यों डरे, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंसाइट्स जो आपने हमारे स्टूडेंट्स को हमारे साथ शेयर किए हैं। थैंक यू चंदन जी यहाँ मुझे बुलाने के लिए, इट वॉज़ माई प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर।